नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं स्पाइडी बातें। जानते हैं, स्पाइडी बातें में बातों मुलाकातों का सिलसिला आज हम जिनके साथ करने जा रहे हैं वो हैं देश की जानी मानी कथक डांसर रचना यादव। तो इससे पहले कि हमारी बातों मुलाकातों का ये सिलसिला शुरू हो, मैं आपको रचना यादव के बारे में कुछ खास बातें शॉर्ट में बताना चाहूँगी। रचना यादव एक जानी मानी कथक डांसर हैं जो कि लखनऊ घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि उन्होंने अपने डांसिंग करियर की शुरुआत काफ़ी देर से की थी, लेकिन डांस में अपने नए नए एक्सपेरिमेंट और स्पेशल क्रिएटिव स्टाइलिंग के चलते आज वे अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं और अपना इंडिपेंडेंट डांस स्टूडियो भी चलाती हैं। कथक की शुरुआती शिक्षा उन्होंने श्री रवि जैन से लेनी शुरू की थी। उसके बाद अपने करियर को विस्तार देते हुए वे दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन द अदिति मंगलदास डांस कंपनी से जुड़ गईं, जहां उन्होंने अदिति मंगलदास का सानिध्य पाया। इसके बाद पंडित जयकिशन महाराज की शिक्षा दीक्षा ने उन्हें कलात्मक विस्तार दिया। इसके अलावा रचना यादव से जुड़ी एक और खास बात है, वो ये कि वे स्वर्गीय राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी की बेटी हैं, जो कि दोनों ही हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकारों में शुमार होते हैं। अगर रचना यादव की पूरी शख्सियत पर नजर डाली जाए तो हर पहचान से ऊपर वे अपनी एक बेहद मजबूत और इंडिपेंडेंट पहचान रखती हैं। तो रचना जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्पाइडी बातें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार, शुक्रिया। मैं आपकी डांसिंग जर्नी से ही करना चाहूंगी। ये कहा जाता है कि जैसे अगर हमें डांस में या किसी आर्टिस्टिक फॉर्म में अपना करियर बनाना है तो उसकी शुरुआत लोग बहुत कम उम्र में, बहुत पहले से उसकी तालीम और तरबियत से कर देते हैं, लेकिन आपने उम्र को जस्ट नंबर साबित कर दिया और बहुत काफी लेट शुरुआत की और इतना सक्सेसफुल आज आपका करियर है। तो आपने कब और कैसे ये तय किया कि डांसिंग में ही आपको अपना करियर बनाना है और उसमें भी कथक डांस ही क्यों? पहले तो मैं जवाब देती हूँ आपके दूसरे प्रश्न का कि कथक क्यों? क्योंकि कथक मैंने बचपन में सीखा था। ऐसा नहीं है कि एकदम अनफेमिलियर लैंग्वेज थी। मेरी माँ को बहुत शौक था कि मैं सीखूं कथक, तो उन्होंने एक गुरुजी आते थे मेरे घर में। एक डेढ़ 2 साल सीखा, पर उस समय उसके बाद मैं छोटी थी और समझ नहीं पाई उसकी अहमियत, और मैं स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो उसी तरफ सारा ध्यान था, इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने। तो मम्मी को भी लगा और वो गुरुजी को भी लगा कि इसको ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं, इसका मन नहीं है, तो छोड़ दिया। पर हमारे स्कूल में एक क्लास होती थी कथक की, तो स्कूल में थ्रू आउट मैंने थोड़ा बहुत, जैसे स्कूल में जिस कराते हैं उसमें फोक डांस भी करा देते हैं और हर तरह के डांसेस। एक डांस क्लास थी तो उसमें कथक ही, जो हमारे गुरुजी थे, जो टीचर थे वहाँ पर स्कूल में, वो कथक डांसर ही थे, तो कथक का भी कुछ आइडिया था, तो इसलिए कथक। और कब और कैसे करियर बनाया, ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं है, एक मुझे कोई बिंदु नहीं याद आ रहा कि इस दिन मैंने सोचा कि अच्छा अब मैं कथक को करियर बनाऊंगी। तो शुरू तो सिर्फ ये था कि मुझे फिर से करना है, सीखना है। शुरू ऐसे ही हुआ था जब मैंने दोबारा शुरू किया थोड़ी सी लेट उम्र में, और वो करते 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 जैसे जैसे मैंने ज़्यादा मैं सीखना शुरू किया, सीखती चली गई, तब उसकी गहराइयों का थोड़ा अंदाज़ होने लगा और ये समझ आ गया कि इसको आप हॉबी की तरह नहीं कर सकते हैं कि जब काम वाम किया और जब समय मिला तो जाके क्लास कर ली। तो एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही विशाल एक क्षेत्र है जिसमें अगर आप घुस जाओ तो उसका फिर कोई अंत ही नहीं है, और उसको फिर आपको पूरी तरह से उसमें समर्पित होना पड़ता है और उसमें उतना समय देना पड़ता है। तो ये करते 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 जैसे जैसे मेरी एक यात्रा कथक के साथ शुरू हुई, तो उस यात्रा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, वो मैं उसमें और गहराई में घुसती गई, और फिर ये भी समझ आ गया कि एक तो ये कि हॉबी नहीं हो सकता, दूसरा कि अगर आपको बहुत सचमुच सीरियसली करना है तो ये सिर्फ यही करना है। आप 3-4 काम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है, और ख़ासकर मेरे लिए क्योंकि मैंने लेट शुरू किया था, तो मुझे इतने सालों का जो मैंने इतने साल नहीं किया, जिसका मुझे बहुत रिग्रेट है, पर नहीं किया, उसका मुझे मेकअप करना था।
तो इसलिए मुझे तो जितना समय मेरी उस समय जो मेरी उम्र थी उस उम्र का एक डांसर जितनी समय कथक को देती है, मुझे उससे तिगुना समय उसको देना पड़ा, सिर्फ कैच अप करने के लिए। तो ऐसे ही मतलब यही एक फिर इसलिए फिर मैंने अपना जो मैं काम कर रही थी, जो मेरा बिज़नेस था, वो भी मैंने फिर तय किया कि मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि उसके साथ तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो था, मेरे बच्चे छोटे थे, घर था, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी और उसके बीच में आपको एक कला को साधना करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर थोड़ा-सा मेरे लिए उस समय मुश्किल हो रहा था। अब तो मैं कर रही हूँ, अब तो मैं 2-3 काम एक साथ कर रही हूँ, पर उस समय मैंने करीब 10, 12, 15 साल केवल कथक को समर्पित कर दिए थे। क्या तो बात इसी तरह हुआ। करियर कैसे बना? असल में मैं जिससे प्रेरित होके सीखना शुरू करना चाहती थी, अदिति मंगलदास जो मेरी गुरु भी हैं, और उन्हीं का मैंने नृत्य देखा था, परफॉर्मेंस देखी थी, और बस जब मैंने देखा तब मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है। तो तुरंत तो उनसे सीखने का मौका नहीं मिला, पर करीब 3-1 साल बाद मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। और जब मैं उनसे सीखना शुरू किया धीरे-धीरे तो फिर उन्होंने उनकी अपनी एक डांस कंपनी है, रेपेट्री है, जिसमें प्रोफेशनल डांसर्स, उनका जो ट्रूप है, वो लोग सब जगह परफॉर्म करने जाते थे। तो जब मैं उनके पास जाती थी क्लास करने, तो मैं उन सब डांसर्स को देखती थी। वो लोग अपना रिहर्सल कर रहे होते थे शोज़ की, वो तो मैं देखती रहती थी और फिर बैठ के देखती रहती थी, वहाँ पर समय ज़्यादा गुज़ारती थी। क्लास के बाद भी या क्लास के पहले देखती थी उनको। तो धीरे-धीरे फिर कुछ ऐसा हुआ, अचानक एक डांसर थोड़ा-सा वो एक्सपेक्ट कर रही थी, और तो अचानक अदिति जी ने कहा कि तुम करोगी इनकी जगह। तो वो इस तरह से शुरू हुआ। फिर एक बार तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इसको एक करियर बनाना है, तब तो ऐसा सोचा नहीं था। पर जैसे एक शो किया, फिर एक के बाद फिर अच्छा लगा, फिर और किया, फिर और मेहनत की, क्योंकि मेरे साथ जो बाकी प्रोफेशनल डांसर्स थे, वो तो बहुत ही मंझे हुए प्रोफेशनल डांसर्स थे, जो अदिति दी के ट्रूप में थे। तो और सब लोग यही बोलते थे कि स्टेज पे कोई नहीं देखता है कि आपने 3 साल सीखा है और बाकियों ने 10 साल सीखा है, तो आपकी गलतियाँ माफ़, ऐसा नहीं होता है, सबको बराबरी से देखा जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ा कि मैं उनके स्तर तक आके कम से कम ये ना लगे कि मैं उन सब में से अलग हूँ या मुझे कम आता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम ही उसमें डूब गई, और बहुत ही मुझे करनी पड़ी मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल का समय था वो। फिर धीरे-धीरे मैंने सिखाना शुरू कर दिया। सिखाना भी एकदम एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि मैं अपना रियाज़ करती थी घुंघरू पहन के घर में, तो आस-पास के 1-2 लोगों ने कहा कि आप कथक करती हैं, हमारे बच्चे को सिखाइए। तो जैसे हमारी जो कॉलोनी है, हमारी लेन में से, हमारी गली में से 3-4 बच्चे आ गए। फिर वो और बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। अब आज मेरा पूरा, तो इस तरह वो अपने आप ही एक तरह से मेरी यात्रा जब चलती रही, तो उसके साथ-साथ वो करियर भी धीरे-धीरे बनता रहा। मैंने कभी तय नहीं किया कि ये करियर बनाना है। मैम, आप अपने रियाज़ के साथ-साथ और किन चीज़ों पर ध्यान देती हैं? हाँ, फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जी। कि एक तो मैंने लेट शुरू किया, तो ऑब्वियसली अब मेरे उम्र तो बढ़ती ही है, तो उससे बॉडी आपकी जो है वो एक एज के साथ-साथ बॉडी भी उसी तरह बढ़ती है। बढ़ती मतलब कि बूढ़ी होती है, जिसे जी। कहते हैं, कमज़ोर पड़ती है, आपके मसल्स वीक पड़ते हैं। तो आपको उस सब के लिए बहुत बहुत ध्यान पड़ना पड़ता है कि आप खाती क्या हैं, और आप जैसे मेरा एक्सरसाइज़ का, योगा का, मतलब बहुत फिक्स्ड रूटीन है। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो नाचती हैं, आपको क्या ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हाँ। नहीं, क्यों नाच से आप नाच सकती हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज़ करती हैं, क्योंकि आप फिट हैं। नाचना अपने में एक्सरसाइज़ है, पर उसके लिए मसल्स को अपने स्ट्रॉन्ग रखना, उसके लिए अपनी एजिलिटी को बनाए रखना, अपने आप को स्विफ्ट रखना, अपने आप का स्टैमिना बना के रखना। ये नहीं कि आप थोड़ी देर में स्टेज पे हाँफ रहे हैं 10 मिनट बाद। तो उस सब के लिए बहुत एक्सरसाइज़, योगा और मेरा खाने-पीने का, ये तीनों चीज़ों पे मैं काफ़ी ध्यान देती हूँ।
मैं देती हूँ। ये तो मैम एक टिप्स की तरह आपने बहुत बहुत पते की बात बताई है, बहुत अनमोल बात बताई है हमारे दर्शकों को। अच्छा, मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है और आपकी ये हाँ। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत अच्छी खासी पहचान डांस में है। लेकिन बतौर राजेंद्र यादव जी और मनु भंडारी जी की बेटी होने के तौर पे ये सवाल कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता होगा कि आपने लेखन क्यों नहीं चुना? क्योंकि आमतौर पर यही माना जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, लेकिन आप उससे बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि घर में माहौल किसी और चीज़ का है और आप बनी कुछ और? अच्छा, मैं ये बता दूँ कि मेरे पापा जब उनके उनके वो जब 13-14 साल के थे, तब उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो जी जो हाँ। कि एक परमानेंट जी, चोट थी, वो आपको मालूम ही है। उसके जी, पहले वो हॉकी जी, जी, खेलते थे, जी। वो बहुत स्पोर्ट्स में वो बहुत ज़्यादा वो थे। उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, हॉकी अच्छे हॉकी के खिलाड़ी थे वो। तो हो सकता है कि वहाँ से मेरे में ये स्पोर्ट्स में रुचि आई हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। पर ये एक कारण हो सकता है। दोनों मेरे माता-पिता शुरू से फ़िटनेस के पीछे काफ़ी थे, वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज़ शुरू से मैंने मम्मी को देखा था एक्सरसाइज़ करती रोज़, पापा भी। तो दोनों को काफ़ी वो था कि क्या खा रहे हैं, क्या एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। एक उस तरह का डिसिप्लिन शुरू से हमारे घर में रहा है। तो एक तो ये है, पर अब जैसा आपने कहा कि साहित्य तो अ, चारों तरफ मेरे साहित्य साहित्य था। मेरे जब मैं बड़ी हुई, तो हो सकता है शायद इसीलिए मैं साहित्य की तरफ नहीं गई। जी, आपकी लगभग आवाज़ अति कट ही रही। थी जिसने मतलब आपने दूरी बना ली इस अति की वजह से। क्या था कि जैसे मैं कई इंटरव्यूज़ में ये बोल चुकी हूँ कि जब मैं छोटी थी, मैं बच्चों के दूसरे अपने दोस्तों वगैरह के घर में जाती थी, तो उनके यहाँ शोकेस वगैरह रहते थे, उसमें सुंदर-सुंदर चीज़ें रहती थी और मैं अपने घर में आती थी तो मुझे किताबें दिखती थी, तो मुझे लगता था हमारे घर में ये सब क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय किताबों की अहमियत नहीं पता थी। तो जैसे वो हुआ, या सबके मैं देखती थी कि सबके फादर्स जो हैं वो अपना 9 बजे टाई-वाई पहन के, बड़े स्मार्ट जैकेट पहन के, ब्रीफ़केस लेके और बैठ के वो ऑफ़िस जाते हैं। मेरे पापा जाते नहीं थे, वो तो घर में लिखते थे। फिर 12 साढ़े 12 बजे वो अपना कुर्ता-वुर्ता पहन के या टहलते हुए चले जाते थे ऑफ़िस, अक्षर प्रकाशन तब। जी, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये लोग दूसरों के जैसे क्यों नहीं हैं, अलग क्यों हैं ये, ऐसे क्यों हैं? तो ये मुझे थोड़ा-सा, तो हो सकता है वो कहीं रिज़ेंटमेंट रहा रहा हो सकता है कि तो मैंने अपनी एक छोटी-सी दुनिया बना ली थी। अच्छा, फिर जिस स्कूल, कॉलेज में मैं गई, स्कूल में अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल था। फिर कॉलेज तो हिंदू कॉलेज था। पर शायद मेरा पूरा जो एक बड़े होने का जो वो था, वो उसमें ना ही मेरा कोई साहित्यिक सर्कल था। जो मेरे मित्र वगैरह थे वो ज़्यादा कोई मतलब ठीक है, पढ़ते वगैरह थे, पर इतना जैसे कोई किताबें पढ़ी जा रही हैं, डिस्कस हो रहा है, ये सब नहीं होता था। मैंने शायद सर्कल ही ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल के वो किताबों की दुनिया से निकल के मुझे थोड़ी राहत मिलती थी। क्योंकि हमारे घर में तो जी। बस वही, और सारे लेखक आते थे और वही बातें और वही वो, तो मुझे लगता था यहाँ से निकलो और कुछ और बात करो। तो हो सकता है इसलिए। और पर ये मैं कहूँगी कि दोनों में जो एक क्रिएटिविटी थी, लिखने के प्रति या मम्मी में तो और भी कई तरह की मैं देखती थी। जिस तरह वो अपना घर रखती थीं, जिस तरह मैंने अभी किसी इंटरव्यू में बोला, जैसे मैं 60 लेट 60s की बात कर रही हूँ, जब वो घर घर में जैसे बहुत ही डिफरेंट चीज़ों को तलाश के वो हमारे घर में सजाती थी। हम लोगों का घर का डेकोर एकदम थोड़ा अलग, थोड़ा-सा अपने समय से आगे का था। जैसे आजकल वो बोरे के जो जूट होता है, बोरे का जूट का आजकल जी, बहुत फ़ैशन है, वो उस समय कहीं से ढूँढ-ढाँड़ के लाई थी, उसको डाई कराया, फिर उसको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हैंड पेंट किया उन्होंने खुद, उसके पर्दे बनाए, तो वो इस तरह से करती थी। खाना जब भी हम लोग के यहाँ बहुत बहुत लोग खाने पे आते थे, वो खुद सारा सुपरवाइज़ करती थी। तो जिस तरह खाना लगाया जाता था, बहुत आर्टिस्टिक, सब कुछ बहुत आर्टिस्टिक था हम लोगों के घर वाह! में। तो जी, उससे एक उसका बहुत इन्फ्लुएंस आया मेरे में। तो शायद मेरी क्रिएटिविटी इसीलिए मैं कई जगह भटकी। पहले एडवर्टाइज़िंग किया, फिर लगा कि वो मेरी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट को नहीं
सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इंटीरियर्स किया, उसमें अच्छा लगा क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन में मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर पाती थी। पर जब वो एक बड़ा बिज़नेस हो गया और लोगों के मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा मैं जाने लगी, क्योंकि फैक्ट्री थी, शोरूम था, लोगों को मैनेज करना, वर्कर्स को मैनेज करना, क्लाइंट्स को मैनेज करना, तो मुझे लगता था मेरी क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो रही है, मैं यही सब कर रही हूँ। फिर वो छोड़ा। फिर फाइनली डांस में जो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ मैं अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनकी क्रिएटिविटी मेरे में नहीं आई, ज़रूर आई। जी। ये है कि मैंने साहित्य अपना माध्यम नहीं चुना उसको एक्सप्रेस करने का। अच्छा मैम, बातचीत चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, शख्सियत जिससे हम बात कर रहे हैं, चाहे उसका अनुभव का फलक कितना भी व्यापक क्यों ना हो, जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो कुछ ना कुछ करके एहसास दिला देती हैं कि इसकी भी एक लिमिट है। तो आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के बिहाफ पर एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि जो लोग डांसिंग को महज शौक की तरह नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं, चाहे और मतलब जब कुछ करने का इरादा हो तो उम्र, वक्त या सुविधाएं ये मायने नहीं रखती, लेकिन अगर उन्हें इसे एक सीरियस करियर की तरह अपनाना है तो उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वो तो मैं सब बता ही चुकी हूँ आपको। एक तो बहुत ही रेगुलर रियाज करने की ज़रूरत होती है। आपको रोज़ एक डिसिप्लिन, सबसे पहले एक डिसिप्लिन, आपको अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। बहुत कठिन होता है डिसिप्लिन, कोई भी नहीं डिसिप्लिन में रहना चाहता है, पर एक अपने आप को पुश करना होता है। और एक वो, जैसे ये मेरा उनका समय है रियाज का, एक्सरसाइज का, जो भी आपका डांस, जो भी आप कर रहे हैं वो आपके नृत्य की तरफ किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं अच्छा डांस करना चाहती हूँ। अगर मैं खाना पीना ठीक रख रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं फिट रहना चाहती हूँ। अगर मैं जो भी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे स्टैमिना बनाना है, क्योंकि मैं डांस करना चाहती हूँ। तो वो सब कुछ आपका फोकस डांस होना चाहिए और आसपास की सब चीज़ें आपकी उसकी तरफ वर्क करनी चाहिए। और दूसरा, जो करियर बनाना चाहते हैं, मतलब उसमें सीरियसली लेना चाहते हैं, जितने परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं देखें, रियाज अपना करें, परफॉर्मेंसेस देखें। जितने लोगों को आप कैसी भी, कोई भी परफॉर्मेंस हो, अच्छी बुरी, आप देखिए। अच्छी परफॉर्मेंसेस से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बुरी परफॉर्मेंसेस से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो देखना बहुत ज़रूरी है दूसरों की परफॉर्मेंसेस, और अपना रियाज पे कंसंट्रेट करिए, अपना डिसिप्लिन रखिए। आपसे बातचीत के दौरान जो ये तमाम टिप्स हमें पता चले, आपके अनुभव का जो हमने इस बातचीत में फ़ायदा उठाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम चीज़ें हमारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत अच्छे से याद रहेंगी और वो भी इसका बहुत लाभ उठाएँगे। आपने इतने टाइट शेड्यूल में से इतने कीमती वक़्त के लिए हमें चुना, हमें ये वक़्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुलाकात कथक डांसर रचना यादव से। इसी तरह की बातों मुलाकातों के सिलसिले के साथ हम नए गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से मिलाएंगे, लेकिन इस मुलाकात की बातें आपको कैसी लगी, रचना जी से आप और क्या जानना चाहते थे, उनकी किस बात ने आपको इम्प्रेस किया, या हमारी इस कोशिश में कुछ कसर रह गई, ये सब आप हमें बताएंगे कमेंट के ज़रिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।